हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी मेरी मंजिल। तो आज हम लोग 7th क्लास ज्योग्राफी का 9th चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, रेगिस्तान में जीवन। तो अब तक हम लोगों ने देख लिया है, भूप्रपट्टी के बारे में देख लिया। ठीक है, स्थलमंडल देख लिया, जलमंडल देख लिया, वायुमंडल देख लिया। ठीक है, और मौसम देख लिया, मानसून देख लिया, कहाँ पे कैसी बारिश होती है हम लोगों ने। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र देख लिया, भूमध्य रेखा क्षेत्र देख लिया, सदाबहार वन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जो अत्यधिक कष्टकार्य तापमान के तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। ठीक है, इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे। विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होता है। ठीक है, तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म ठंडे हो सकते हैं। मतलब तापमान के आधार पर रेगिस्तान दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, गर्म और ठंडा। ठीक है, इन स्थानों को जहाँ कहीं थोड़ी बहुत भी जल उपलब्ध होता है वे वहाँ लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी जल मिलता है वहाँ पे वो लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जल की महत्वता क्या है हमारे जीवन में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं गर्म रेगिस्तान। पहले सहारा का रेगिस्तान देखते हैं। रेगिस्तान दो टाइप का होता है, ठंडा और गर्म। तो पहले हम लोग देखेंगे गर्म रेगिस्तान क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता दूँ, मैं लगभग 10 मार्च से मैं मैप पढ़ाने वाला हूँ। तो जिनको भी मैप में सीखना है, मैप में वो कौन सी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप मैप में कौन सी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं वर्ल्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ। वर्ल्ड मैप पढ़ाऊंगा, फिर इंडियन मैप पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहले एक बार मैं अक्षांश और देशांतर बताऊंगा, फिर धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें आपको समझता चला जाऊँगा। तो आपको जो चीज़ें पढ़नी है वो आप कमेंट बताइए कि आप मैप में क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बीच में अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा रेगिस्तान का पता लगाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.554 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है भारत के क्षेत्रफल में लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर का मतलब हमारे भारत के क्षेत्रफल से भी ये बड़ा है। ठीक है, सारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, यह देश के अल्जीरिया, चाड मिस्र, लीबिया, माली। तो माली की आप लोग कैपिटल बताइए। ठीक है, जितने भी इसमें कंट्री है उसकी कैपिटल कमेंट में बताइए। मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया, पश्चिम सहारा। ठीक है, तो इतने देशों से घिरा हुआ है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में ये तुरंत रेत या दृश्य उभरता होगा। ठीक है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। ढका हुआ ही नहीं, वन यहाँ पर बजरी के मैदान भी और नग्न चट्टानी सतह वाले पत्थर भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये चट्टाने सतह कुछ स्थानों पर लगभग 2500 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई होती है। मतलब ये काफ़ी ऊंचे चौड़े भी होते हैं, देखो जैसे यहाँ पे भी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ये जो साइड में एनसीईआरटी के साइड में था, इसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है, इसे हमें पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्व तरह हरा भरा मैदान था। तो हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था ना कि जहाँ पे आज रेगिस्तान वहाँ पहले कभी जंगल हुआ करता था। ठीक है, सारा की गुफाओं से सारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा सागर पाए जाते थे। ठीक है, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ कुछ ज्वालामुखी पर्वतों ने इसे बहुत ही गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। ठीक है, तो ज्वालामुखी के कारण ये बहुत ही गर्म और शुष्क हो गया। ठीक है, तो ये देख लीजिए सहारा का मरुस्थल, ये बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो आप बताइए हमारे यहाँ कौन सा मरुस्थल है। ठीक है, कमेंट में बताइए कि भारत में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ की जलवायु, रेगिस्तान की जलवायु कैसी है, क्या है। पहले साइड में कुछ है इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ठीक है, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 ईस्वी में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो बताइए अपने भारत में सबसे गर्म जगह कौन सी है और उसमें उसका तापमान कितना है, सबसे अत्यधिक आज का नोट तापमान क्या है। ठीक है, तो आप कमेंट बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे जलवायु। अब यहाँ की रेगिस्तान की जलवायु कैसी होती है। ठीक है, सारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। ठीक है, यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, मतलब वर्षा होती है बट बहुत कम होती है। यहाँ आकाश बदल यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। बादल रहित क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे तो हवाएं गर्म होकर और सीधे ऊपर निकल जाती हैं। वो जो क्षोभ मंडल है उसमें रुकती ही नहीं है। ठीक है, वो इतनी गर्म होती है, क्षोभ मंडल भी गर्म होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हवाएं ठंडा असंघनित नहीं होती, जिसकी वजह से हवाएं एकदम बिल्कुल ऊपर निकल जाती हैं। ठीक है, यहाँ नमी संचयन होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। इन दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, जिसमें रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। ठीक है,
इनके ताप का विकिरण होने के कारण चारों तरफ से सब कुछ गर्म हो जाता है। अब आप लोगों को पता होगा कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे पड़ गई, जैसे पड़ी तो रिफ्लेक्ट होगी, वहाँ से दूसरे पर पड़ी वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ से तापमान और भी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल जो अंदर की चीज़ें सब कुछ गर्म रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। रात में अत्यधिक ठंड होती है, क्योंकि जो चीज़ आप लोगों को पता है जितनी जल्दी गर्म होंगी उतनी जल्दी ठंडी होंगी। तो दिन में क्या होता है कि वो तापमान जितना ऑब्जर्व करता है रात में उतना ही ज़्यादा रिलीज़ कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से तथा तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो रेगिस्तान जितना गर्म होता है उतना ठंडा भी होता है, ठीक है। अब रेगिस्तान की वनस्पतियाँ देखते हैं कि यहाँ पे वनस्पति जाति क्या रहती है, ठीक है। वनस्पति जाति एवं प्राणी जात। सारा रेगिस्तान में वनस्पतियों एवं कैक्टस, खजूर पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों के मरुद्यान, खजूर के पेड़ भी घिरे रहित द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कौन कौन से पौधे हैं आप नोट कर लीजिएगा। खजूर है, ऐसे पौधे क्यों यहाँ पे पाए जाते हैं क्योंकि इनकी पत्तियाँ बहुत सख्त होती हैं, जिसकी वजह से इनका जो वाष्पीकरण होता है बहुत कम हो पाता है इनके अंदर से सूर्य के प्रकाश से, जिसके मतलब पानी इनका नहीं निकल पाता, ठीक है। चलिए देखते हैं। और एक कांटेदार यहाँ पे अधिक पौधे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए जानवर कौन कौन से मिलते हैं। ऊँट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप की विभिन्न जातियाँ यहाँ पे, छिपकली यहाँ पे प्रमुख जीव जंतु हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इस साइड में देख लेते हैं क्या है। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपको आपके अनुसार ये क्या हो सकता है? तो अभी बताया ना कि यहाँ पे कभी नदियाँ भी होती थी जिसकी वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं लोग कैसे रहते हैं, ठीक है। अब लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, ठीक है। देखते हैं। सारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, ठीक है। जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। तो ये जनजातियों के नाम है, आप नोट कर लीजिएगा कि रेगिस्तान में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, ठीक है। चलबासी जनजातियाँ वाले लोग यहाँ बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़ा जैसे पशुधन पालते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है प्री में कि कौन की जनजाति के लोग रेगिस्तान में भेड़, ऊँट एवं घोड़ा जैसे पशुपालन रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये लोग मोटी जूते, पानी की बोतल बनाते हैं, ठीक है। और चमड़े में पानी रखने की वजह से पानी जल्दी गर्म नहीं होता, ठीक है। देखते हैं आगे। चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन एवं कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए किया जाता है। तो ये यहाँ का मुख्य उद्योग भी हो सकता है, तो आप ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है कि हम इसमें एनसीईआरटी यही तो है, ये कि स्टोरी की टाइप में है और हमें इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालना है, ठीक है। तो हम इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल लेंगे और बाकी चीज़ें छोड़ देंगे। जैसे गन्ना का रस हम निकाल लेते हैं ना धीरे से चूस के, वैसे इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें हम निकाल लेंगे। जैसे इसमें से कि कौन कौन से मुख्य यहाँ के जानवर हैं, यहाँ पे कौन कौन सी सभ्यता रहती है, सभ्यता नहीं सॉरी, यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, और यहाँ पे कौन कौन से मुख्य उद्योग हैं, जैसे कि चमड़े के उद्योग, उसमें क्या चमड़े से ये लोग क्या क्या बनाते हैं, ठीक है। तो जो मुख्य चीज़ें हम निकाल लेंगे, हमने ट्रिक कर दिया, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोग में निवास में मदद करती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से मरुद्यान और क्या है नील घाटी, इन लोगों को यहाँ पे रहने में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ एवं जौ एवं सेम जैसी फसलों भी उगाई जाती हैं। तो मतलब यहाँ पे अच्छी खासी बारिश भी होती होगी और अच्छा खासा पानी है, इसलिए वहाँ पे चावल भी उगाया जाता है, ठीक है। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो वहाँ पे कपास बहुत ही उन्नति मात्रा में होती है, ठीक है, बहुत अच्छी होती है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा कि वहाँ पे कौन कौन से पौधे होते हैं और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादन का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सारा रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि तेल निकाल रहे हैं तो वहाँ पे बहुत जल्दी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि तेल निकालने की वजह से वहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्री बहुत जल्दी खुल रही है, ठीक है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहे, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सी धातु हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण धातु है ये, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम सम्मिलित है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सारा की संस्कृति, जीवन शैली भी परिवर्तन आ रही है, क्योंकि जब भी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाते हैं तो अपनी कुछ चीज़ें वहाँ पे लेके जाते हैं, वहाँ की कुछ चीज़ों को अपनाते हैं और कुछ चीज़ें वहाँ पे अपनी देते हैं। तो इसके उनकी जीवन शैली में और उनकी संस्कृति में परिवर्तन होता है। आज यहाँ की मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियाँ वाले भवन भी और ऊँटों के प्राचीन मार्ग का स्थान पूरे सुपर महामार्ग बन गया है। तो पहले क्या था कि वहाँ रेगिस्तान था, जिसकी वजह से वहाँ पे ऊँट बहुत अधिक चलते थे, लेकिन अब वहाँ पे इतने पैसे आ गए, इतना डिजिटलाइजेशन हो गया कि वहाँ पे जो पहले ऊँट जाते थे वहाँ पे महामार्ग बन गया है, सुपर महामार्ग बन गया है। आप लोगों को पता है कि विदेशी कंट्रियों में मतलब इस समय की वहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी कारें मिलती हैं। आप लोगों को पता है ना कि जितनी भी इंडिया में बहुत कॉस्टली कारें आती हैं वो सब वहीं से आती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल है सस्ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बन जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। अब देखो वहाँ पे कैसे क्या क्या बदलाव हैं वो बता रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। तो वहाँ पे देखो ये वहाँ की मतलब रोजगार भी हो गया, ठीक है। आज के अनेक चालवासी जनजातियों के लोग शहरों
शहरी जीवन जीने की ओर जा रहे हैं, वहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो वहाँ वो तेल और गैसों के कार्य में नौकरी ढूंढ के वो अपने जीवन को सुलभ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा हम देख लेते हैं क्या है। जब रेत को जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ पे गर्त बन जाता है। गर्त मतलब गड्ढानुमा, ठीक है, जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो अंदर जमीन में जल होता है वो सतह पर आ जाता है। वहीं मरुद्यान बनाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होता है, लोग इनके आसपास निवास करते हैं और एवं खजूर पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यहाँ पे मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट, ठीक है, मरुद्यान ऐसा है, एक विशाल मरुद्यान है जो लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो रेगिस्तान का मतलब एकदम पूरा उजड़ा हुआ ही नहीं, रेगिस्तान में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब ठंडा रेगिस्तान जो हमारा है लद्दाख। लद्दाख को भी रेगिस्तान ही कहते हैं क्योंकि वहाँ पे भी कोई फसलें नहीं होती। ठीक है, वहाँ पे भी बहुत जीवन कष्टदायी है, तो वो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है। ठीक है, रेगिस्तान टाइप के माहौल अब देखते हैं कि ठंडा रेगिस्तान लद्दाख हमारे यहाँ भारत में। ठीक है, आप बताइए कि भारत कितने देशांतर और अक्षांश पे स्थित भारत में कितने देशांतर अक्षांश पे स्थित है और उसमें लद्दाख कहाँ पे किस पोजीशन पे है। ठीक है, अब देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एवं ठंडे रेगिस्तान है। ठीक है, इसमें उत्तर उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो ये पर्वत आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ निकलती हैं, बहती हैं। ठीक है, जिनमें सिंधु नदी प्रथम है। ठीक है, सिंधु नदी वहाँ से निकलती है। ये नदियाँ गहरी घाटियों से महाखंड गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिम नदियाँ हैं जैसे कि गैंगरी गैंगरी हिमानी। ठीक है, तो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो आप कमेंट बताइएगा, तो हम उस पर अलग से आप लोगों को बता देंगे कि उसमें क्या है। हम कमेंट में अगर बताना है कमेंट में ही बता देंगे, वरना आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, सेम यही नाम है यूपीएससी मेरी मंजिल। ठीक है, तो आप वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं और वहाँ पे अगर जो भी आपका क्वेश्चन फंसता है आप मुझे मैसेज करें और इसकी शॉर्ट लेकर वहाँ पे पिक डालें, मैं आपको वहीं पर अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई है। ठीक है, देखते हैं। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिसमें सूर्य की गर्मी से अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, मतलब लगभग 1-2 डिग्री, लगभग अत्यधिक 10 डिग्री तक जाता है। एवं रात के तापमान में लगभग 0 - 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। आप लोगों को पता है कि हमारे सैनिक वहाँ पे भी उस समय तैनात होते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए वो वहाँ पे इतने खड़े हैं, इतने मतलब मुसीबत झेल रहे हैं, तो हमें ऐसे सभी हमारे देश के सैनिकों को प्यार करते हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। शीत ऋतु में बर्फीला ठंडा हो जाता है। ठीक है, मतलब और भी ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, जो कि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। अब एक बार मैं बता दूँ वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है आप लोगों को। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि ये कोई पर्वत है, ठीक है, और इधर से हवाएं चलती हैं, हमेशा इधर से हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो इधर से हवाएं चलने से क्या होगा, थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, और हमेशा हवाएं इधर चलती हैं, तो हवाएं इधर चलने से क्या होगा कि ये हवाएं इधर टकराएंगे, उधर उड़ जाएंगी, ऐसे हो जाती हैं। ठीक है, और ऐसे होने की वजह से ये फिर यहाँ पे गिरती हैं इतनी दूर पे। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है, लगभग ये वाला क्षेत्र, ये वृष्टि छाया क्षेत्र रहता है। यहाँ पे बादल नहीं बनते, ये बादल यहाँ कहीं बनते हैं और यहाँ पे बारिश करते हैं। तो ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पे बारिश नहीं होता, तो इसी क्षेत्र को कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए लद्दाख है ये। ठीक है, अब जो भी हवाएं चलती हैं यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं पड़ती, यहीं से ऊपर उड़ जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी नहीं, इधर बारिश कहीं होती है और पर्वतों पर ही बारिश लगभग हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ और जानते हैं। यहाँ पे देखते हैं लद्दाख को खापा चना भी कहते हैं। अब ये खापा चना भी कहते हैं जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। ठीक है, मतलब बर्फ़ की ज़मीन। अब आगे देखते हैं। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, लगभग 10 सेंटीमीटर, मतलब ना के बराबर। ठीक है, यहाँ क्षेत्र बर्फीली हवाओं, आप लोग बताइए कमेंट में कि आप लोगों के यहाँ मतलब वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइए। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना कमेंट में बताने के लिए, अगर ये चीज़ें आप कमेंट में लिखते हैं तो आपको वो चीज़ें करंट में याद हो जाती हैं। अगर जो चीज़ें हम लिख देते हैं ना वो हमें कभी नहीं भूलती, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को क्वेश्चन देता रहता हूँ। अगर कमेंट में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप कॉपी में नोट कर लीजिए और बाद में आप कमेंट कर सकते हैं, या आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए एक साइड में, तो आपको पता रहेगा कि मैंने कितने क्वेश्चन बोले हैं। और जो चीज़ें मैंने बोल देता हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप अगर वो लिखते चले जाएंगे तो आपका एक मतलब अलग सी जीएस की एक कॉपी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो मैं भी ऐसे करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मुश्किल से यहाँ पे 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी बारिश होती है और वहाँ पे कितनी बारिश होती होगी। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज चलने वाले सूर्य ताप का अनुभव कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हवाएं बहुत तगड़ी चलती हैं तब सूर्य ताप का कुछ अनुभव होता है। ठीक है, क्योंकि हवाएं जब गर्म होती है तभी वो चलती हैं। ठीक है, ठंडी हवाएं जल्दी गति नहीं करती। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे हैं कि आपको आपके पैर छाया में है, तो आप एक समय पर ही दो उसमें घात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। मतलब कि कोई ये बीमारी टाइप का है, इसमें आप देख लीजिए। ठीक है,
इसके बारे में नहीं पता है, हम पता करके आप लोगों को बता देंगे कमेंट में, ठीक है। वनस्पति जाति एवं प्राणी जाति, अब ये क्या है, वनस्पति जाति एवं प्राणी जाति। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पतियाँ हैं। हम लोगों ने रेगिस्तान में देख लिया कि कौन कौन सी वनस्पतियाँ हैं, वहाँ पे खजूर है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी पौधे हैं, खजूर है, कैक्टस है, वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कि कौन से जानवर पालते हैं, कैसी खेती होती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी खेती होती है, यहाँ पे लोग कैसे रहेंगे और कौन कौन से यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, ठीक है। मतलब जैसे रेगिस्तान में, वैसे यहाँ पे भी वनस्पति बहुत विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास हो पाती है, क्योंकि अत्यधिक ठंड की वजह से घास वैसी जल जाती है। और जो भी घास बचती है वो बहुत दूर या बहुत कहीं कहीं छोटी छोटी घाटियों पर मिलता है, ठीक है। घाटी में सरपत, वीलो, ठीक है, एवं पॉपुलर, ये कुछ होता होगा कि उपवन देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब पॉपुलर, हाँ याद आया, पॉपुलर छोटी छोटी घासें होती हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं, मतलब उगते हैं, ठीक है। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजाति पाई जाती हैं, प्रजातियां नजर आती हैं इनमें। राबीन, इसे आप नोट कर लीजिएगा, पक्षियों की प्रजातियां राबीन, रेड स्टार्ट, तिब्बत में स्नोकॉक, रेवेन एवं होप यहाँ पे पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षियाँ भी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरियाँ, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। इन पशुओं के दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है, ठीक है। यहाँ के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब ये ठंडे क्षेत्र में रहने वाले यहाँ पे जो जानवर हैं वो गर्मी का काम करते हैं, मतलब वहाँ पे उनके बालों से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि गर्म ऊनी कपड़े बन जाते हैं, ठीक है। उनके दूध से पनीर और बहुत सारी चीज़ें से बनेंगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो हमें गर्मी प्रदान करता है। आप लोगों को पता है कि दूध में वसा होती है, ठीक है, जो हमें गर्मी प्रदान कराती है। अब देखेंगे यहाँ के लोग लोग कैसे रहते हैं। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच समानता पाते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध है। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जैसे कि हेमिस, थिकसे, सो एवं लामारू, लामा यूरू, ठीक है, लामा यूरू, ये नाम भी बहुत अजीब अजीब सा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जैसे कि आलू, मटर, सेब एवं सलजम की खेती करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी खेती होती है ये भी आप नोट कर लीजिए। आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती होती है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त करते हैं, ठीक है। मतलब कोई ना कोई काम ऐसे करते रहते हैं, क्योंकि ठंड में अगर एक जगह बैठेंगे तो आपको पता है कि इतनी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए कोई ना कोई यहाँ पे कोई ना कोई काम करते हैं, क्योंकि पूरे वर्ष तो लगभग यहाँ पे बारिश होती है, तो इनको कोई काम नहीं होता। तो ये लोग धार्मिक अनुष्ठान में ही बिजी रहते हैं, ताकि कुछ तो ये करते रहें, ठीक है। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय मार्ग 1A लेह के जो जिला दर्रे होते हुए कश्मीर की घाटी से जोड़ता है। अब दर्रा क्या था, दर्रा लोग आप लोग समझ लीजिए, दर्रा जैसे दो पहाड़ियों के बीच की खुली हुई जगह, ठीक। जैसे मान लीजिए दो पहाड़ियाँ, इनके बीच की जो खुली हुई जगह है, आने जाने के लिए इसे ही दर्रा कहते हैं, ठीक है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको एक चीज़ बता दूं कि अब लद्दाख, ठीक है, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, ठीक है। तो ये करंट की चीज़ें हैं, आप नोट कर लीजिएगा। तो अब यहाँ से देखते हैं, क्या आप जानते हैं कुछ अच्छी चीज़ें हैं। मनाली लेह मार्ग है, राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, ठीक है। रोहतांग ला, ठीक है, बारालाचा और लू, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा बोलते बोलते थोड़ा वो जबान फंसने लगती है ना, तो थोड़ा पानी पीने लगा था, ठीक है। अब देखते हैं लून, एक सेकंड रुकिए, लून गलाचा, ठीक है, एवं टंगलांग। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच में ही खुलता है, जब यह बर्फ़ मार्ग, मतलब इनके मार्ग में जो बर्फ़ होता है वो हट जाता है तब, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। यहाँ के मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन, देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पे पर्यटन के लिए आते हैं, क्योंकि ठंडी एरिया है, यहाँ पे देखने के लिए लोग बहुत सारे लोग आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदान एवं हिमनद की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यही प्रमुख पर्यटक आकर्षक है, ठीक है। अब देखते हैं आधुनिकीकरण में के फलस्वरूप यहाँ के, अब देखिए जैसे वहाँ पे हम लोग आधुनिकीकरण देखे रेगिस्तान में, कि वहाँ पे जो ऊँट का जो जहाँ पे ऊँट चलते थे जो रास्ता था, वहाँ पे अब महामार्ग बन गया, ठीक है। तो वहाँ पे जो डिजिटलाइजेशन हुआ था, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे डिजिटल में क्या हुआ है, ठीक है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीव में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोग शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन रखना सीखे हैं। मतलब ये वहाँ के जो जलवायु है उसी के हिसाब से वहाँ पे लोग रहना चाहते हैं, ठीक है। रहना चाहते नहीं, मतलब सीख लिए हैं। जल एवं ईंधन जैसी संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता
से ही इनका उपयोग करते हैं, मतलब बहुत ही सीमित मात्रा में। ठीक है, तो ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, इसमें आप परेशान मत होइएगा, मतलब सीमित है। ठीक है, और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। तो यहाँ पे बहुत लोग हिसाब से रहते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आप मैंने जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बोली कमेंट में बताने के लिए, अब अगर आप नहीं कमेंट में बताना चाहते हैं, आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइए, क्योंकि जो चीज़ें हम लिख देते हैं ना, अगर आप लिख रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में लिखिएगा। मैंने जो चीज़ें पूछी है उससे रिलेटेड अगर आप कोई और चीज़ सर्च कर रहे हैं तो आप उसे पूरा डिटेल में लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस चीज़ों से क्या होता है कि अगर हम कमेंट में लिखते हैं, बताते हैं, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जो चीज़ एक बार हम लिख देते हैं फिर हम कभी भूलते नहीं हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लास अच्छी लगी हो। और मैं 10 मार्च से मैं मैप पढ़ाने वाला हूँ, तो जो भी लोग मैप में इच्छुक हैं, अगर आप मैप में कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। मैं उस पर अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूँगा। ठीक है, तो जैसे भी अगर आप लोग कोई चीज़ बताते हैं नई चीज़ की, ये चीज़ पढ़ाइए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इच्छुक हैं पढ़ने में, और वो चीज़ पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, और मुझे कंटेंट भी मिल जाएगा, और आप लोगों की मदद से मैं आगे भी बढ़ पाऊँगा। ठीक है, और मेरी मदद से आप लोग भी पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आप लोग देख तो लेते हैं पर लाइक नहीं करते, लाइक कर देते हैं तो कमेंट नहीं करते। प्लीज़ ये चीज़ करिए, इससे ना आपको कुछ फ़ायदा होगा और मुझे तो बहुत फ़ायदा होगा। अगर कमेंट करते हैं तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या नहीं है क्या नहीं, जो डाउट होता है मैं भी बता दूंगा। अगर आप लाइक कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो कोई तो है जो साथ में चल रहा है। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो देखी। ओके।